नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत में स्वागत करता हूं। छात्रों, आप सभी की डिमांड पर हमने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को लेकर के ये वीडियो आ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है आप सभी छात्रों को पसंद आएंगे और ये न्यूमेरिकल्स हो सकता है कि ये न्यूमेरिकल्स ऐसे ही आपकी बोर्ड एग्जाम में एज इट इज़ रख दिए जाएँ, क्योंकि मैंने इन न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए काफ़ी कुछ एनालिसिस किया है और उसके पश्चात ये न्यूमेरिकल्स लेके आ रहे हैं। छात्रों, न्यूमेरिकल्स जो तुम्हारे पाठ्यक्रम में आ रहे हैं वो मोस्टली 3 चैप्टरों से आ रहे हैं। ठोस अवस्था से आ रहे हैं, विलयन से आ रहे हैं, वैद्युत रसायन से आ रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स यानी रसायन बल गतिकी से। इन 4 लेसनों से आपके न्यूमेरिकल्स मोस्टली आ रहे हैं। यही 4 लेसन्स हैं जो न्यूमेरिकल के मोस्टली होते ही हैं। ठीक छात्रों, तो आज आपकी इस कड़ी में मैं छात्रों से कहना चाहूँगा कि छात्रों मेरे साथ बने रहिए। मैं इन 4 लेसनों से इंपॉर्टेंस न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेकर के आया हूं। आज हम इस कड़ी में ठोस अवस्था अर्थात बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ठोस अवस्था के अति महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रश्न लेकर के इस वीडियो में आए हैं। उसके पश्चात हम विलयन के लेकर के आएंगे, फिर वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, फिर केमिकल काइनेटिक्स यानी रसायन बल गतिकी से आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप अगर इन्हें लगा के जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप 100% न्यूमेरिकल्स वहाँ हल कर लेंगे। अगर ऐसे नहीं भी आते हैं, घुमा कर भी आते हैं, तब भी आप हल कर लेंगे। और हल करने का तरीका भी हमें तुम्हें बहुत आसान वाला तरीका आपको बताऊंगा। तो चलिए छात्रों, ले चलते हैं किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आते हैं। प्रश्न ही पहले लिखते हैं, उसके पश्चात हल करना बताते हैं और इस प्रकार आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। हाँ छात्रों देखिए, एक प्रश्न हमने दिया है, ध्यान रखिए। हो सकता है ये प्रश्न एज इट इज़ परीक्षा में आ जाए। हमने काफ़ी कुछ एनालिसिस करने के पश्चात इन प्रश्नों को आप के लिए लेकर के आ रहा हूँ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, न्यूमेरिकल प्रश्नों को। आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे। कितने प्रकार की संभावनाएँ हैं इस लेसन से आपके लिए न्यूमेरिकलों की, वो सभी संभावनाएँ हम यहाँ पर आज समाप्त कर देंगे। बने रहिए मेरे साथ। एक प्रश्न है छात्रों न्यूमेरिकल तौर पर, सिल्वर फलक केंद्रित घनीय FCC की संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। इस संरचना में निकटतम सिल्वर परमाणुओं की दूरी 887 पिकोमीटर है। तो सिल्वर का घनत्व ज्ञात कीजिए। सिल्वर का परमाणु 107 परमाणु द्रव्यमान 107.87 ग्राम प्रति मोल है तथा अवोगाद्रो संख्या जो तुम्हारी दी हुई है 6.02 × 10⁻23 प्रति मोल है। हमें अब निकालना क्या है, सिल्वर का घनत्व। तो आप कैसे हल करेंगे बोर्ड परीक्षाओं में, किस तरीके से हल किया जाएगा छात्रों? आप लिखेंगे हल करने के तरीके में, यहाँ पर हल लिखेंगे जिसका प्रश्न होगा आप उस प्रश्न संख्या डाल करके उसके पश्चात आप हल करेंगे। अब हल क्या करेंगे, तो उसमें प्रश्न क्या कह रहा है उसके अनुसार आपको लिखना है। पहले तो आपको क्या लिखना है, प्रश्नानुसार। क्या चलना है, प्रश्नानुसार, अर्थात प्रश्न क्या कह रहा है। हम पहले प्रश्नानुसार चलेंगे। सिल्वर के परमाणु की दूरी 287 पिकोमीटर है। 2 परमाणु, निकटतम परमाणु की दूरी, अर्थात निकटतम परमाणु की दूरी का मतलब ये है कि 2 परमाणु जैसे ये हैं आपस में जुड़े हुए हैं और इनके केंद्रों के बीच की दूरी, इनके केंद्रों की बीच की दूरी कितनी है, ये है। और अगर ये त्रिज्या r मान ली जाए, दोनों की त्रिज्याएं r मान ली जाएं, तो ये अर्थात इस केंद्र की बीच की दूरी कितनी है, 287 पिकोमीटर है। तो इसका मतलब है कि 2r बराबर कितना हो जाएगा, 287 पिकोमीटर। समझ पाए छात्रों? अर्थात 2 केंद्रों, परमाणु प्रश्नानुसार ध्यान रखिए, इसको बनाना पड़ेगा जरूर तौर पर, क्योंकि 2 केंद्रों के बीच की दूरी बता रहा है। 2 सिल्वर परमाणुओं की दूरी का मतलब होता है 2 परमाणुओं के केंद्र की बीच की दूरी। तो 2 परमाणुओं के केंद्र की बीच की दूरी, एक की रेडियस ये हो गई, एक की रेडियस ये हो गई, तो 2r बराबर इतना हो जाएगा। ठीक छात्रों, अब ये इसने पूछ दिया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, परमाणु का द्रव्यमान अर्थात कैपिटल M 107.87 ग्राम प्रति मोल दे दिया। अवोगाद्रो संख्या Na का मान भी उन्होंने दे दिया है प्रश्नानुसार में, 6.02 × 10⁻23 प्रति मोल। इसके सिर्फ देखिए फलक केंद्रित है, FCC है, इसका मतलब Z का मान, FCC के लिए Z का मान होता है 4, ये तुमको मालूम होना चाहिए।
फलक केंद्रित FCC या CCP के लिए Z का मान 4 होता है, यानी एक एक कोशिका में परमाणु की संख्या 4 होती है। BCC के लिए 2 होती है, सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होती है। ठीक, तो ये तुम्हारा इस तरीके से आप जानोगे Z का मान तुम्हारा 4 हो गया। निकालना क्या है तुमको, उसको प्रश्न चिन्ह बनाना है, निकालना है घनत्व D, डेंसिटी आपको निकालनी है छात्रों। अब तुमको एक चीज़ देखिए, अगर डेंसिटी का फार्मूला मालूम होगा छात्रों, तो यहाँ मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। डेंसिटी का फार्मूला अभी नीचे भी लिखाएंगे, ZM बटे क्या होता है AQ इंटू NA। Z भी है ज्ञात है, M भी मालूम है, NA भी मालूम है, लेकिन A नहीं मालूम है, तो A कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हम यहीं पर शॉर्टकट में संरचना एक बना दे रहे हैं छात्रों। देखिए यहाँ पर क्या कैसे आप A निकालेंगे, पहले A निकालिए। उसके लिए एक चित्र बनाओ पहले यहाँ पर समझने के लिए। देखिए प्रत्येक फलक की रेडियस आपको A निकालनी है। A होती है भुजा, मान लीजिए इसकी भुजा या कोई भी एक भुजा, ये सभी A ही हैं, A हैं। और यहाँ पर जो पार्टिकल फलक पर होते हैं, फलक केंद्रित है, तो एक फलक पर यहाँ पर बीच में होगा और ये इस तरीके से होगा, और प्लस यहाँ पर होगा पार्टिकल। तो अगर इन सेंटरों को आप जोड़ दीजिए, देखिए A है, ये B है और ये C है, तो एक ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, जिसमें से ये 4 रेडियस हो जाएंगी विकर्ण की। विकर्ण तुम्हारा क्या है, ये विकर्ण है, तो इसकी एक रेडियस तुम्हारी ये हो गई, एक रेडियस ये हो गई, एक इसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर R एक हो गया, एक R ये हो गया, और एक R यहाँ से यहाँ तक का हो गया। तो विकर्ण तुम्हारी AC कितनी हो गई, 4R के बराबर हो जाएगी छात्रों। ठीक, विकर्ण तुम्हारी क्या हो जाएगी, 4R के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक कैसे निकालोगे, चलिए विकर्ण की बात कर लेते हैं। विकर्ण AC कितनी है, AC, और ध्यान दीजिए ये समकोण त्रिभुज है, वर्ग है, तो उसके परिपथ में विकर्ण जो होती है भुजा की √2 होती है, भुजा गुणे √2 होती है। भुजा तुम्हारी कितनी है, A, ये भी A मान सकते हो छात्रों इसको, सब एक, इसकी क्यों घन है, सबकी भुजाएं समान ही होती हैं, A ही होगी, तो विकर्ण √A√2 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 4R, विकर्ण कितनी है, 1 2 3 4, 4R है, 4R ओवर A√2, तो A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसे भाग दे दिया जाएगा, 4R बटे √2, ये आ जाएगी। अब यहाँ पर 2R का मान यहाँ पर डाल दीजिए। 2R का जब मान आप डाल दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, भाई 4R लिखा है तो 2R का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 287 बटे √2। समझ में छात्रों की नहीं, भाई 2R का मान हमने डाल दिया यहाँ पर, तो 2 गुणे ये हो जाएगा। अब अगर √2 ऊपर नीचे दोनों जगह गुणे कर लो अगर ऊपर से, तो ये 2 जब दोनों हो जाएंगे तो ये दोनों इसके 2 के बराबर हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 287 गुणे 10 के, और √2 का मान होता है 1.414, तो ओवरऑल जब तुम्हारा लास्ट में निकलेगा ये लगभग निकलेगा 406 पिकोमीटर, 406 पिकोमीटर लगभग आ जाएगा। तो ये तुम्हारी इस तरीके से आप A का मान अर्थात भुजा की कोर आप 406 पिकोमीटर निकल आई है आपकी। और इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये मीटर में सेंटीमीटर में अगर करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं 4.06 गुणे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है, लेकिन हमने 4.06 कर दिया है, इसलिए 10⁻⁻8 हो जाएगा। समझिए छात्रों, तो ये तुम्हारी A का मान हो गया। अब सभी वैल्यू आपको क्या रखनी है, किस में रखनी है, फार्मूले में रखनी है। तो अब इसे मिटाएंगे या यहीं पर बता देते हैं छात्रों, यहाँ इधर साइड में आप देख लीजिए, बने रहिए मेरे साथ में, इस साइड में बताया दे रहा हूँ। इसके पश्चात आप चलिएगा, इसके पश्चात आप यहाँ से समझिएगा, ठीक, इसके पश्चात आप यहाँ से समझिएगा क्या है। अब सभी वैल्यू को उपरोक्त इस तरह लिखेंगे, उपरोक्त सभी मानों को
एकक कोष्ठिका के सूत्र में रखने पर, एकक कोष्ठिका के घनत्व के सूत्र में रखने पर, घनत्व के सूत्र में रखने पर, तब घनत्व का सूत्र क्या होता है? D बराबर जो हमने तुमने वहाँ पर लिखाया है, देखिए ZM/AQ × NA। इन सभी का मान रख लीजिए। अब देखिए सभी मान हो गए, Z का मान दिया हुआ है, M का मान भी दिया, A का मान तुमने निकाल लिया, वहाँ पर से आ गया, N का भी मान दिया हुआ है। तो Z का मान तुम्हारा 4 है, M का मान 107.87 है, A का मान तुम्हारा दिया हुआ है 4.06 × 10⁻⁸, इसको Q में कर लोगे। और Na अवोगाद्रो संख्या का मान दिया है 6.02 × 10⁻23। अब आप इसको जब कैलकुलेट गुणा कर लीजिए, इसकी गुणा कर लिए और फिर इसकी गुणा कर लीजिए। चलिए इसे गुणा कर लेते हैं छात्रों। 7 चौक 28, यहाँ से लगे 2, 8 चौक 32 तो 34, लगे 3, 7 चौक 28, 3 31, यहाँ से लगे 3, 28 31 हो गया और 4, यानी 431.48 ऊपर वाले का हो गया। नीचे आ जाते हैं, नीचे का आप गुणा कर लीजिए। इसकी जब आप वर्क लगातार कंटिन्यू गुणा करेंगे तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64, यानी 64 के ऊपर जाएगा, लगभग 66 के अर्थ में आएगा अप्रॉक्सीमेटली। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, हम कैलकुलेशन कर लिए हैं। तो 66.92 × 10⁻24 × 6.02 × 10⁻23। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसको गुणा कर लेंगे नीचे वाले को 31.48 बटे, इसकी आप जब गुणा करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 40.286। इसकी गुणा करने पर आपको ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। और जब आप इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका मान आ जाएगा 10⁻71 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक छात्रों, तो ये तुम्हारा डेंसिटी निकल आएगी। अर्थात इस हम डेंसिटी को जो निकला है, तो डेंसिटी को हम यहाँ पर इस तरीके लिख देंगे 71 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और इसको एक ब्रैकेट में आप कर देंगे छात्रों लास्ट में। अर्थात ये आपकी क्रिस्टल डेंसिटी आ गई। इस तरीके से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे छात्रों, एक भी नंबर इसमें कटेगा नहीं। पहले आपको ये करना है, उसके पश्चात उसी के आगे से हमने इसको लिखा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। इस तरीके से छात्रों प्रश्न आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रकार की संभावना क्या हो सकती है, कैसा प्रश्न आ सकते हैं, उस पर बात करते हैं। इसे मिटाते हैं छात्रों। हाँ छात्रों, अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जैसे एक न्यूमेरिकल हमने ये दिया है, ध्यान रखिए छात्रों, ये न्यूमेरिकल्स के यहाँ बने रहिए। हम उन सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लेकर के आ रहे हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ये न्यूमेरिकल हमने दिया है, एक तत्व की एक कोशिका की संरचना अंतः केंद्रित घन यानी BCG यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, जिसके एक कोशिका की कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर है तथा घनत्व 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। इस तरीके से भी सवाल आ सकते हैं, डेंसिटी निकालने के लिए भी आ सकते हैं, परमाणुओं की संख्या के परिप्रेक्ष्य में आ सकते हैं, और अभी आपको बताएंगे कि एक एक कोशिका भी निकालने के लिए आते हैं, वो कैसे आएंगे, वो भी अगले क्वेश्चन में बताएंगे। जरा चलिए अब इसके बाद चलते हैं। अब कैसे आप करोगे, वहीं पर आप जब डालोगे तो वहाँ लिखोगे हल, आप अपने पृष्ठ संख्या के आधार पर डालेंगे, हल का हेडिंग डालेंगे, और अब आप चलेंगे, शुरुआत करेंगे प्रश्नानुसार। अर्थात आपका प्रश्न कह क्या रहा है, पहले प्रश्न की तो सुनो। इसलिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप पहले डालेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न कह क्या रहा है, कोर की लंबाई यानी एज यानी ए, यूनिट सेल की कोर की लंबाई है 288 पिकोमीटर। इसका मतलब हो जाएगा 288 × 10⁻−10 सेंटीमीटर। और इसको और सरल करना चाहोगे तो यहाँ अगर दशमलव लगा लोगे तो 2.88 × 10⁻8 सेंटीमीटर। ये हो गई कोर की लंबाई हो गई।
तत्व का घनत्व दिया हुआ है, डी डेंसिटी दी हुई है। कहीं कहीं डेंसिटी रो से भी इंडिकेट की गई, लेकिन हम डी से ही इंडिकेट करते हैं। एनसीईआरटी बुकों में भी डी से ही इंडिकेट किया गया है छात्रों। 7.2 या यहाँ पॉइंट हम कभी वही ऊपर लगा देते हैं, 10.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये दिया हुआ है। बॉडी सेंटर्ड है तो जेड का मान आपका कितना हो जाएगा, जेड यानी प्रत्येक एक एक कोशिका में यानी प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2 हो जाएगी। अब आपको निकालना क्या है, ये हो गई लंबाई हो गई, घनत्व हो गए तो हो गया। प्रश्न चिन्ह क्या करना है, 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु है ये तुमको निकालना है। अर्थात अब आपको प्रश्न चिन्ह यहाँ पर लगाना है कि 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, इसको आपको निकालना है। इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा के लिख सकते थे हम, थोड़ा नीचे लिख गया है, कोई बात नहीं छात्रों। आपको इतने में परमाणुओं की संख्या निकालनी है, तो बहुत सिंपल है, दिमाग लगाओ जरा। डेंसिटी दी हुई है, देखिए ये ध्यान रखिए, किसी तत्व की डेंसिटी उसकी एक एक कोशिका की ही डेंसिटी होती है। तो एक एक कोशिका की डेंसिटी क्या होती है, चलिए फार्मूले का उपयोग करते हैं और इन वैल्यूओं को फार्मूले में डालते हैं। ठीक, तो फार्मूला क्या है, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं एक एक कोशिका की डेंसिटी, या लिख देते हैं सूत्रानुसार, ऐसे भी लिख सकते हो, सूत्र के अनुसार इसको भी ऐसे लिख सकते हो, सूत्र के अनुसार। सूत्र क्या है, एक एक कोशिका की डेंसिटी, एक एक कोशिका की एक एक कोशिका का घनत्व, ऐसे लिख सकते हो, डेंसिटी मतलब वही का घनत्व डी बराबर क्या होता है, एक कोशिका का घनत्व, एक एक कोशिका का द्रव्यमान बटे एक एक कोशिका का आयतन। एक एक कोशिका का एक एक यानी यूनिट सेल का द्रव्यमान, एक एक कोशिका का द्रव्यमान। थोड़ा दिमाग खोल करके रखिए छात्रों, कभी ऐसे प्रश्न पूछ दें तो जरूरी नहीं हर बार वही फार्मूला लगे। ठीक, इस तरीके ध्यान करने की कोशिश। एक एक कोशिका का आयतन, एक एक कोशिका का आयतन क्या होती है, एक क्यू होता है, ये तो जानते ही हो, एक एक कोशिका का आयतन। अब हमको पहले एक एक कोशिका का द्रव्यमान निकाल लेना है, तो एक एक कोशिका का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एक एक कोशिका का द्रव्यमान डायरेक्ट लिखे रहे इसे, बराबर इसका गुणा हो जाएगा डी गुणे डेंसिटी गुणे आयतन, एक कोशिका का आयतन एक क्यू, ये हो गया। मान डाल दीजिए यहाँ पर छात्रों, डी का मान 7.2 गुणे इसका मान है 2.8 गुणे 10⁻⁻8 का क्यू। जब आप इसे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 7.2 गुणे, इसकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए, जब कैलकुलेशन करोगे तो निकलेगा 23 गुणे 10.88 10⁻⁻24 24। ठीक, अब इन दोनों की गुणा कर लीजिए छात्रों। तो जब इन दोनों का गुणा करोगे तो आप 172 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, नहीं ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब नहीं, क्योंकि द्रव्यमान है ना। दोस्तों यहाँ 171.99 आता है, हमने 172 इसलिए डायरेक्ट लिख दिया है छात्रों। ठीक, तो ये इतने ग्राम हो, अर्थात एक एक कोशिका का द्रव्यमान तो ये निकल आया। ठीक छात्रों, अब हमको निकालना क्या था, 208 ग्राम तत्वों में परमाणुओं की संख्या। तो पहले एक कोशिका द्रव्यमान, एक एक कोशिकाओं की संख्या निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको मिटाने के बजाय हम इधर ही छात्रों करे दे रहे हैं, इसको साइड में, इस साइड में। ठीक, आप इसके पश्चात
यहाँ पर आ जाइएगा। ठीक छात्रों, समझ में कि नहीं? हम यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं इसके पश्चात, ताकि आप अच्छे समझ आएंगे। तो ये एक कोष्ठिका का द्रव्यमान हो गया। तो अब एक कोष्ठिका का द्रव्यमान इतना है और पदार्थ है 208 ग्राम। तो 208 ग्राम में एक कोष्ठिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? भाई एक कोशिका का द्रव्यमान इतना है तो 108 ग्राम में एक कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इससे आप भाग दे देंगे 108 से, इससे तो एक कोशिकाओं की संख्या निकल आएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे, 208 ग्राम तत्व में एक कोशिकाओं की संख्या, एकक कोशिकाओं की संख्या 108 ग्राम तत्व में एक कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 108 से हम प्रत्येक एक कोशिका का द्रव्यमान से हम भाग दे देंगे तो एक कोशिकाओं की संख्या निकल आएगी 208 बटे 172 दशमलव गुणे 10 की पावर -24। जब आप इसे भाग दे देंगे तो ये वैल्यू आपकी निकल आएगी 1.21 गुणे 10 की पावर 24। ये एक कोशिकाओं की संख्या है छात्रों। ठीक, इतने ग्राम में एक कोशिकाओं। अब क्यों क्रिस्टल क्या है? क्योंकि एकक कोशिका BCC है। एकक कोशिका क्या है? BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। हमने लिखा है अंतः केंद्रित है, स्थिति है। तो प्रत्येक कोशिका में कणों की संख्या कितनी होती है? यदि हमने लिखा है Z, ये क्या है? प्रत्येक कोशिका में इसको लिख सकते हैं कोशिका में कणों की संख्या को Z बोलते हैं। ठीक, प्रत्येक कोशिका में कणों की संख्या। तो चूंकि BCC है तो प्रत्येक एक कोशिका में दो क्या होंगे? परमाणु होंगे। 2 परमाणु होंगे। तो अब आते हैं भाई, एक कोशिका BCC है तो प्रत्येक कोशिका में 2 परमाणु होंगे, यही हमने बताया। अब कितनी एक कोशिकाएं निकली, कितनी कैलकुलेशन के पश्चात? इतनी कोशिकाएं निकली हैं। ये क्या है? एक कोशिकाओं की संख्या है इतनी। तो 2 से आप गुणा कर दोगे। भाई एक कोशिका में परमाणु की संख्या 2 है और कोशिकाओं की संख्या तुमने इतनी निकाल ली है। तो या अतः कर सकते हो, अतः 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या यहाँ लिख सकते हैं छात्रों, संख्या बराबर 2 गुणे एक कोशिका। क्योंकि एक कोशिका में 2 कण होते हैं, 2 परमाणु होते हैं और एक कोशिका टोटल कितनी निकली है? ये 1.21 गुणे 10 की पावर 24 निकली है। इसे गुणा कर लोगे तो 2.42 गुणे 10 की पावर 24 परमाणु। ठीक छात्रों, 2.42 ये परमाणु की संख्या तुम्हारी आ गई है, अर्थात ये इसे आप सर्कल में कर दोगी। तो नीचे लिख सकते हो अतः, ऐसे लिख सकते हो अतः 208 ग्राम तत्व में परमाणुओं की संख्या 2.42 गुणे 10 की पावर 24 है, ऐसे लिखते सकते हो। ठीक छात्रों, तो आप समझ में होंगे 100%, हमको पूरा विश्वास है छात्रों। तो ये तो आपको रहा कि परमाणुओं की संख्या कैसे निकालोगे। ऐसे ही प्रश्न कभी कभी छात्रों इस तरीके से आ जाता है कि इतने ग्राम में एक कोशिका की संख्या कितनी है। फिलहाल वो आपको यहीं तक खत्म कर देना है। एक सवाल ऐसे भी आते हैं, तो एक सवाल ऐसा भी दे रहे हैं ताकि आप उस तरीके से भी समझ जाओ। हम सभी प्रकार की संभावनाओं को यहाँ पर आपको समाप्त कर दे रहे हैं छात्रों कि किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इन सभी के साथ जुड़े रहिए, सभी प्रकार की संभावनाएं अपनी खत्म हो जाएंगी और आपको निश्चित तौर पर आप ये प्रश्न सभी हल करके ही आओगे। चलिए छात्रों, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ छात्रों,
छात्रों अब चलते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन की तरफ। ऐसे भी प्रश्न आते हैं और ये भी किसी बोर्ड परीक्षा में आया है, 2020 में शायद आया है। देखिए छात्रों, ये प्रश्न है, एक धातु तत्व का क्रिस्टल जालक घनी है, इकाई कोष्ठकाओं के प्रत्येक किनारों की लंबाई 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है, धातु का घनत्व 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, 200 ग्राम धातुओं में इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यह इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या क्या है? इकाई कोष्ठिका मतलब होती है यूनिट सेल, यानी एक कोष्ठिकाओं की संख्या। तो वही तरीका है छात्रों, जो पिछला प्रश्न था उससे ही मिलता जुलता है, उसमें परमाणुओं की संख्या था, यहाँ पर इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या थी। तो हम सभी प्रकार के प्रश्नों को आपका समाधान कर दे रहे हैं छात्रों यहाँ पर। तो चलिए हल करते हैं इसको, किस तरीके से आप लिखेंगे इसके। प्रश्न क्या कह रहा है उसकी हम पहले सुनेंगे, अर्थात प्रश्नानुसार। हमने सबका यही तरीका लिखना है, तुमको ध्यान रखिए, यही एक आइडियल तरीका होता है। प्रश्नानुसार आप प्रश्न की पहले सुने, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि कोष्ठकाओं कोर की लंबाई अर्थात एज की लंबाई कितनी है, 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर है, उन्होंने दे दी है। डेंसिटी उन्होंने दे रखी है, डेंसिटी कितनी दी है, 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना क्या है, 200 ग्राम धातु में इकाई कोशिकाओं की संख्या, अर्थात हमको जो निकालना है वो 200 ग्राम धातु में इकाई कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाओं की संख्या, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। ये हमें निकालनी है, ठीक छात्रों। तो अब हम क्या करेंगे, करना क्या है, फार्मूला डालना है, क्योंकि यहाँ पर हम एक एक कोष्ठिका के परिप्रेक्ष्य में है, तो एक एक कोष्ठिका का पहले हम द्रव्यमान निकाल लेंगे। इस आधार पर, इस फार्मूले से एक एक कोष्ठिका का हम द्रव्यमान निकालेंगे। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर हल करने के परिप्रेक्ष्य में, एक एक कोष्ठिका का घनत्व D बराबर क्या होता है, एकक नहीं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इकाई कोष्ठिका, जब यहाँ आप इकाई बोल रहा है तो इकाई कोष्ठिका ही लिखें। इकाई कोष्ठिका का घनत्व, इकाई कोष्ठिका का आयतन, इकाई कोष्ठिका का द्रव्यमान, इकाई कोष्ठिका का द्रव्यमान, कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे इकाई कोष्ठिका का आयतन, इकाई वही तरीका है, इकाई कोष्ठिका का आयतन क्या हो जाएगा, 1 क्यूब। यहाँ पर डाल लीजिए इन चीज़ों को। तो आपको निकाल क्या लेना है, इकाई कोष्ठिका का द्रव्यमान निकालना है। पहले इकाई कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर ये हो जाएगा D × 1 क्यूब। तो D का मान हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 2.5 और A का मान दिया है 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको जब आप गुणा कर लेंगे 2.5 गुणे, इसको जब क्यू करेंगे तो 8 × 10⁻⁻24 हो जाएगा। तो 8 25 8 2 20, यानी यहाँ पर 200 के स्थान 20 आ जाएगा, 20 × 10⁻⁻24। इसका मतलब हो जाएगा 2 × 10⁻23 ग्राम, यानी एक कोष्ठिका का द्रव्यमान इतने ग्राम है। अब हमको निकालना क्या है, 200 ग्राम, यानी 200 ग्राम धातु में एक एक कोष्ठिकाओं की संख्या निकालनी है। तो सीधे इसको हम 200 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर क्या है, इसी के नीचे हम यहाँ पर लिख सकते हैं छात्रों, पहले यहीं पर लिख लेते हैं। इसी क्रम में 200 ग्राम धातु में इकाई कोष्ठिका क्या, इकाई कोष्ठिकाओं की संख्या
संख्या बराबर भाई एक कोशिका का द्रव्यमान इतना है, ठीक, 2 × 10⁻23 ग्राम, और 200 ग्राम धातु में कितनी का है, तो हम 200 ग्राम को इस एक कोशिका के द्रव्यमान की संख्या को भाग दे देंगे तो हमको एक कोशिकाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए, तो क्या हो जाएगा 200/2 × 10⁻23 10⁻−23 10⁻−23। तो जब आप इसे भाग दे दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 डिवाइडेड हो जाएगा 100 × 10 की पावर, ऊपर चला जाएगा तो 23 हो जाएगा, और ये सीधे हो जाएगा 10 की पावर 25, कितनी 25 एकक कोशिका, 10 की पावर 25 एकक कोशिका निकलेंगी, एकक कोशिका। इसको इस तरह लिखते हैं, अतः ऐसे आगे इसी के आगे लिख सकते हैं छात्रों, यहाँ पर हम अतः 200 ग्राम धातु में 10 की पावर 25, अतः ग्राम में इकाई कोष्ठिकाएँ हैं, कोष्ठिकाएँ हैं, अर्थात मतलब इतने ग्राम में 10 की पावर 25 एकक कोष्ठिकाएँ हैं। तो ये तुम्हारा छात्रों आंसर होगा। इस आंसर को ब्रैकेट में भी कर सकते हो छात्रों, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। अब इस तरीके से आप इसमें पूरे प्रश्न छात्रों पा जाएंगे। इस प्रकार छात्रों आपकी सभी प्रकार की संभावनाएं हमने एक कोशिका या डेंसिटी संबंधित समाप्त कर दी हैं। किसी भी प्रकार के प्रश्न आएंगे निश्चित तौर पर इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, आप हल करके आएंगे। अब इसमें ही यानी ठोस अवस्था में कुछ टेट्राहाइड्रल व ऑक्टाहाइड्रल वाइड से संबंधित प्रश्न आते हैं जिसमें सूत्र का निगमन आता है। ये भी यूपी बोर्ड में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए उन प्रश्नों की संभावनाओं को भी समाप्त कर देते हैं आपकी। तो चलिए हम मिटाते हैं, अब नेक्स्ट प्रकार के प्रश्न बताते हैं ये कैसे प्रश्न आ सकते हैं, अन्य प्रकार के प्रश्न इन संबंधित डेंसिटी से संबंधित हट करके। चलिए छात्रों आप चलते हैं नेक्स्ट प्रकार के प्रश्न। छात्रों इस प्रकार के प्रश्न जिसमें अष्टफलकीय व चतुष्फलकीय रिक्तिकों के आधार पर यौगिकों का अर्धसूत्र निकालना काफ़ी बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं प्रश्न इस तरह। तो इस तरीके से भी मैं दो सवाल तुमको दूंगा, दोनों न्यूमेरिकल्स करा के जाऊंगा ताकि उस प्रकार के भी प्रश्नों की संभावनाएं आपकी समाप्त हो जाएं, ताकि आप अच्छे से आप समझ पाएं। छात्रों अक्सर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, ठीक, पिछले 2020 में और 19 में भी ऐसे प्रश्न खूब अच्छे से आए हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्लोज पैकिंग यानी सीसीपी या एफसीसी या एचसीपी जो बनाते हैं कणों की संख्या की दोगुनी होती है, जबकि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या किसके, इन कणों की संख्या के बराबर होती है। हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या का दोगुनी होती है। और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्लोज पैकिंग बनाने वाले कणों के बराबर होती है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है, जरा दिमाग लगाना है और कैसे हल करना है समझिए मेरी तरफ। चलिए हल करते हैं छात्रों। मान लीजिए, माना सी ऋणायन की संख्या n है, ठीक, माना सी ऋणायनों की संख्या n है जो CCP बना रही है, विन्यास में है, जो CCC विन्यास में लिख सकते हैं, विन्यास में है, ठीक छात्रों। अब क्या है, क्योंकि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या CCP विन्यासित कणों की संख्या का दोगुनी, विन्यासित कणों ऐसे लिख सकते हैं, कणों की संख्या की दोगुनी जबकि
अष्टफलकीय रिक्तियों या छिद्रों, बात वही सकते हैं, अष्टफलकीय छिद्रों, रिक्तियां या छिद्रों, बात एक ही है दोस्तों छात्रों, क्योंकि छिद्रों को वाक यहाँ किया गया है तो इसलिए हम छिद्रों के परिवर्तन, क्योंकि अष्टफलकीय छिद्रों, जबकि अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या सीसीपी कोई विन्यास में हो, विन्यास है तो सीसीपी विन्यास की, ऐसे लिख सकते हैं विन्यास, सीसीपी एफसीसी एचसीपी कोई भी विन्यास हो, इसके विन्यास के बराबर, विन्यासित कणों की संख्या के बराबर होती है, संख्या के बराबर होती है। समझ गए छात्रों कि जब मैंने चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या सीसीपी विन्यासित कणों की संख्या की दोगुनी होती है, जबकि अष्टफलकी छिद्रों की संख्या सीसीपी विन्यासित कणों की संख्या के बराबर होती है। अतः अब ए कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, धनायन ए, अतः धनायन ए जो चतुष्फलकीय रिक्ति छिद्र में है, चतुष्फलकीय छिद्र में है की संख्या हमने बताया चतुष्फलकीय कणों की संख्या क्या होती है, उसकी संख्या क्या, अगर ये n थी, माना n था तो ये 2n हो जाएगी। लेकिन आगे कह क्या रहा है प्रश्न में ये कह रहा है धनायन ए 50% चतुष्फलकीय छिद्र में अधिग्रहित है, अर्थात इसका हम 50% कर देंगे आगे। 50% जब कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा तो n हो जाएगी। ठीक, अर्थात धनायन ए में चतुष्फलकीय छिद्रों की संख्या कितनी है, n ही है, यानी ऋणायनों की संख्या के बराबर ही है। अब बात कर लेते हैं धनायन बी जो अष्टफलकीय छिद्र में है की संख्या बराबर अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, यानी सीसीपी जो बनाता है, ये जो सीसीपी जो बना रहा है उसकी संख्या के बराबर होती है। हमने अभी ये देखो लिखा है कि सीसीपी विन्यासित कणों की संख्या के बराबर होती है, अर्थात n के बराबर ही होगी। लेकिन उसने बताया कि 50% अष्टफलकीय छिद्रों में ही अधिग्रहित है, अर्थात ये भी 50% में ही अधिग्रहित है, तो ये हो जाएगा n/2। तो अब क्या है, ये ए था, ये बी और ये सी, ऋणायन सी का एक अनुपात क्या हो जाएगा। अतः यौगिक में देख सकते हो यहीं पर, अतः यौगिक में ए बी व सी, कौन से है ये सी, आयनों का अनुपात क्या आ जाएगा, ये ए कितना था, ए वाला n था अनुपात, फिर b का कितना था, n/2 था, और c का अनुपात कितना है, n ही है, अनुपात n। तो ओवरऑल आप जब इसको अनुपात में काटोगे तो क्या हो जाएगा, 2:1:2 जब कट जाएगा, अर्थात अतः यौगिक का इस प्रकार यौगिक का सूत्र क्या निकला छात्रों, ए यानी दोगुना है, यानी ए 2 है, बी कितना है, 1 ही है, बी रह जाएगा ऐसे ही, और सी कितना है, 2 है, यानी C2। तो अतः इस प्रकार यौगिक का सूत्र ये है। ठीक छात्रों, तो इस प्रकार से आप आराम से किसी ऐसे प्रश्न आएंगे तो उनको भी कर लोगे। एक प्रश्न और हम तुमको दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं इसी प्रकार से। चलिए इसको मिटाते हैं छात्रों, उसकी तरफ चलते हैं।
उसको भी बता देते हैं। और कोई भी प्रश्न ऐसे आते हैं तो आप आराम से लगा सकते हो। बस इतना ध्यान रखिएगा, इस लाइन को जरूर ध्यान रखिएगा कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या सीसीपी या एफसीसी या कोई भी हो, एचसीपी विन्यासित कणों की संख्या की दोगुनी होती है, जबकि अष्टफलकीय छिद्रों की संख्या सीसीपी, एफसीसी या एचसीपी विन्यासित कणों की संख्या के बराबर होती है। ये लाइन जरूर याद रखना, अपने आप सब चीज़ निकाल लोगे छात्रों। ठीक है, तो चलिए इसे मिटाते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं जो ऐसे ही है, हो सकता है में भी वो भी आ सकता है छात्रों। तो चलिए इसे मिटाते हैं। चलिए छात्रों, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताते हैं कि इस प्रकार का भी न्यूमेरिकल आने की संभावना रहती है सूत्र निकालने के परिप्रेक्ष्य में, यौगिकों के सूत्र निकालने के परिप्रेक्ष्य में। जैसे एक तत्व, एक न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं आपको, समझिए जरा। तत्व बी का परमाणु HCP जालक बनाता है, यानी तत्व बी का परमाणु HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जालक बनाता है। तत्व ए के परमाणु 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों में अधिकहित हैं। इन तत्वों द्वारा निर्मित यौगिक का अर्धसूत्र क्या है? इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है छात्रों, हो सकता है यही आ जाए आपको। तो चलिए छात्रों, अब बताते हैं इसको हल कैसे करेंगे। चलिए हम हल करते हैं इसको। एक चीज ध्यान रखिए, मान लीजिए बी तत्वों की माना बी जो HCP जालक बनाता है के परमाणुओं की संख्या n है। हम मान लेते हैं कि माना बी HCP जालक जो बनाता है कि परमाणुओं की संख्या n है। अब उसने क्या कहा, तत्व ए के परमाणुओं की संख्या क्या है? तत्व ए की परमाणु की संख्या 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को अधिकृत कर रहा है। और तुमको हमने बताया था क्योंकि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या लिख सकते हो, क्योंकि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या किसकी, कोई भी जालक जो जालक बनाता है उनकी जालक बनाने वाले कणों की संख्या की दोगुनी होती है। संख्या जालक बनाने वाले यानी जालक जो बना रहा है, जैसे यहाँ पर जालक HCP है, या लिख सकते हो ब्रैकेट में HCP वाले कणों की संख्या की दोगुनी होती है। कणों की संख्या की दोगुनी होती है, संख्या की दोगुनी होती है। क्योंकि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जालक यानी HCP या कोई भी होता है बनाने वाले कणों की संख्या की दोगुनी होती है, अतः क्या परमाणु कौन आ जाएगा? ये तो बी हो गया। ए परमाणु की संख्या, अतः ए परमाणुओं की संख्या बराबर दोगुनी होती है, तो 2n तो ऐसे हो जाएगा। प्लस क्या कह रहा है, 2/3 चतुष्फलकीय रिक्तियों को अधिकृत करता है, अर्थात सभी रिक्तियों को नहीं कर रहा है, सभी होते तो 2n हो जाता, लेकिन 2/3 ही अधिकृत कर रहा है, तो 2/3 अर्थात हो जाएगा 4n/4 4n/3 अर्थात ए परमाणु की संख्या इतनी है, बी परमाणु की संख्या n है। तो अनुपात क्या हो जाएगी, यौगिक में लिख सकते हैं, यौगिक में ए व बी तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, ए कितना है, ये है, बी कितना है, ये है, तो 4/n/3 अनुपात n। तो एक कट जाएगा, तो यहाँ पर अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, n कट जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 में हो जाएगा। अतः यौगिक का, इसका मतलब है अतः निर्मित यौगिक का, इसे लिख सकते हो निर्मित यौगिक का
अणुसूत्र क्या हो जाएगा, A 4 है और B 3 है, अर्थात A 4 B 3 है। यही आंसर है छात्रों। इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए छात्रों, हमने सभी प्रकार की संभावनाएं आपकी समाप्त कर दी। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लीजिए। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स लेकर के, किसके, विलायन के।